रॉबिन शर्मा की किताब द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी, शायद कई लोगों ने पढ़ी होगी या कम से कम इसके बारे में सुना तो जरूर होगा। हाँ, कहानी तो बहुत मशहूर है। एक कामयाब वकील जूलियन मैंटल जो अपनी फरारी बेचकर हिमालय चला जाता है। बिल्कुल। तो आज हम सिर्फ इस कहानी को दोहराने वाले नहीं हैं, बल्कि इसकी गहराई में उतरकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसके जो 7 सिद्धांत हैं वो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में वाकई कितने प्रैक्टिकल हैं। सही बात है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक वकील के बारे में नहीं है। ये असल में एक बेहतर, ज्यादा संतुष्ट और ऊर्जा से भरपूर जीवन जीने के एक नक्शे की तरह है। और ये नक्शा एक बहुत ही अजीब सी कहानी के जरिए दिया गया है। हाँ, लगभग बचकानी लगने वाली कहानी। तो आज हमारा काम इसी कहानी की परतें खोलना है और उन 7 उसूलों को समझना है जो जूलियन ने हिमालय के संतों से सीखे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। कहानी का जो सेटअप है वो तो काफी सीधा है। जूलियन मैंटल $3000 के टैलेंट सूट, आलीशान घर, प्राइवेट जेट, मतलब सब कुछ था उसके पास। वो केस बर केस जीत रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो खोखला हो रहा था। और फिर एक दिन भरी अदालत में उसे दिल का दौरा पड़ जाता है। और वो सिर्फ एक मेडिकल इमरजेंसी नहीं थी, वो एक तरह से उसकी आत्मा का अलार्म था, एक वेकअप कॉल। हाँ, डॉक्टर उसे साफ साफ कह देते हैं, या तो वकालत छोड़ दो या अपनी जिंदगी। और जूलियन एक ऐसा फैसला लेता है जो सबको चौंका देता है। वो सब कुछ बेच देता है, अपनी फरारी, अपना घर, सब कुछ, और भारत के लिए निकल पड़ता है। आत्मज्ञान की तलाश में। भारत में हिमालय की पहाड़ियों में भटकते हुए उसे सिवाना के संतों के एक रहस्यमयी समूह के बारे में पता चलता है। हाँ, और कहा जाता है कि ये संत 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं और हमेशा जवान और ऊर्जा से भरपूर रहते हैं। काफी मुश्किलों के बाद जूलियन आखिरकार उन तक पहुंच ही जाता है। और वो देखता है कि उनका पूरा गांव गुलाब के फूलों से बना हुआ है। वहां के संत वाकई में शांत, स्वस्थ और एक गहरे संतोष से भरे हुए थे। तो जूलियन वहीं उनके साथ रहने लगता है और कुछ ही सालों में पूरी तरह बदल जाता है। और ये बदलाव ही इस किताब का सार है। हाँ, ये बदलाव कमाल का है। जब वो वापस लौटता है तो एक 53 साल का बूढ़ा दिखने वाला थका हुआ इंसान, वो एक 30-35 साल के युवा जैसा दिखता है। बिल्कुल। उसकी झुर्रियां गायब हो चुकी थीं, आंखों में एक असाधारण चमक थी और वो शांति और ऊर्जा से भरपूर था। और इस बदलाव का जो राज है वो सिवाना के सबसे बड़े संत योगी रमन की सुनाई एक कहानी में छुपा है। और यहीं से चीजें बहुत दिलचस्प और थोड़ी अजीब होने लगती हैं। हाँ, ये कहानी तो किसी सपने जैसी लगती है। योगी रमन जूलियन को कहते हैं कि वो कल्पना करे। कल्पना कीजिए कि आप एक शानदार हरे भरे बगीचे के बीच में बैठे हैं। ठीक है। बगीचे के बीचों बीच एक 6 मंजिला लाल रंग का लाइट हाउस है। अचानक लाइट हाउस का दरवाजा खुलता है और उसमें से एक 9 फुट लंबा 900 पाउंड का जापानीज सुमो पहलवान बाहर निकलता है। 1 मिनट, 9 फुट लंबा सुमो पहलवान? हाँ, और रुकिए, अभी और भी है। उस सुमो पहलवान ने अपने शरीर पर सिर्फ एक गुलाबी रंग की तार वाली केबल लपेटी हुई है। गुलाबी केबल? जी। वो बगीचे में घूमता है और उसे जमीन पर एक सुनहरी स्टॉपवॉच मिलती है। जैसे वो उसे उठाता है वो गिरकर बेहोश हो जाता है। ईमानदारी से कहूं तो ये कहानी बिल्कुल बेतुकी लग रही है। एक 900 पाउंड का सुमो पहलवान गुलाबी केबल पहने हुए, ये कहाँ जा रहा है सब? बस थोड़ी देर और। कुछ देर बाद पास में खिले पीले गुलाबों की खुशबू से उसे होश आ जाता है और उसमें नई ऊर्जा आ जाती है। अच्छा। वो उठता है और अपने बाईं ओर देखता है, जहां उसे लाखों चमकते हीरो से ढका एक रास्ता दिखाई देता है। और वो उस रास्ते पे चल पड़ता है जो उसे हमेशा की खुशी की ओर ले जाता है। ठीक है, ये कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन इसका कोई मतलब कैसे निकल सकता है? यही तो इस किताब का जादू है। ये कहानी बेतुकी जानबूझकर बनाई गई है ताकि यह आसानी से याद रहे। इसका हर एक हिस्सा, बगीचा, लाइट हाउस, सुमो पहलवान, हाँ, केबल, स्टॉपवॉच, गुलाब और हीरो का रास्ता, ये असल में जीवन के 7 सबसे जरूरी सिद्धांतों का प्रतीक हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें खोजते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है बगीचा। जाहिर है ये किसी असल बगीचे की बात नहीं हो रही। नहीं, बगीचा हमारे मन का प्रतीक है। जैसे एक माली अपने बगीचे की देखभाल करता है ना, उसमें से खरपतवार निकालता है, अच्छी खाद डालता है। हाँ। वैसे ही हमें अपने मन के बगीचे की देखभाल करनी होगी। हमें चिंता, डर, शक और नकारात्मकता जैसे जहरीले कचरे को अपने मन में घुसने से रोकना होगा। ये बात तो कई जगहों पर कही जाती है कि पॉजिटिव सोचो, लेकिन ये करना इतना आसान नहीं है। हमारा दिमाग तो लगातार कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है। और यही समस्या है। किताब में एक बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है कि एक औसत इंसान के दिमाग में हर दिन लगभग 60,000 विचार आते हैं। 60,000? हाँ, और उनमें से 95% विचार वही होते हैं जो एक दिन पहले आए थे। लेखक इसे कमजोर सोच का अत्याचार कहते हैं। हम एक ही नेगेटिव लूप में फंसे रहते हैं। तो इस लूप को कैसे तोड़ा जाए? क्या संतों के पास इसका कोई प्रैक्टिकल तरीका था? हाँ, और वो बहुत ही सुंदर है। तकनीक का नाम है गुलाब का हृदय, द हार्ट ऑफ द रोज। गुलाब का हृदय, ये क्या है? यह असल में एक तरह की मेडिटेशन है। आपको बस एक ताज़ा गुलाब लेकर एक शांत जगह पर बैठना है और उसके केंद्र को, उसके हृदय को बस घूरना है। सिर्फ गुलाब को घूरना है? इससे क्या होगा? देखिए, हमारा दिमाग एक बंदर की तरह है जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। सही बात है। जब आप उसे जबरदस्ती एक ही बिंदु गुलाब के केंद्र पर टिका कर रखते हैं तो आप असल में उसे अनुशासित करना सिखा रहे हैं। यह दिमाग के लिए एक तरह का जिम वर्कआउट है।
जब भी ध्यान भटके उसे प्यार से वापस गुलाब पर ले आएं। धीरे धीरे आपका मन शांत और केंद्रित होने लगेगा। और एक और तकनीक का भी जिक्र है, विपरीत सोच। ये सुनने में तो अच्छी लगती है, पर क्या ये असल जिंदगी में मुमकिन है? मतलब जब आप सच में किसी बात से परेशान हो तो सिर्फ ये सोचिए मुझ में बहुत ऊर्जा है, क्या सच में कुछ बदलता है? ये थोड़ा बनावटी नहीं लगता? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। और हाँ, शुरू में ये बनावटी लग सकता है, लेकिन ये न्यूरोप्लास्टिसिटी के सिद्धांत पर काम करता है। हमारा दिमाग एक समय में केवल एक ही विचार पर फोकस कर सकता है। अच्छा। तो जब आप जानबूझकर एक नए विचार को एक पॉजिटिव विचार से बदलते हैं, तो आप अपने दिमाग में एक नया रास्ता बना रहे होते हैं। शुरू में ये मुश्किल और बनावटी लगेगा, लेकिन लगातार करने से ये एक आदत बन जाती है। आप अपने दिमाग को एक तरह से दोबारा प्रोग्राम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मन की बगीचे को साफ रखना पहला कदम हुआ, लेकिन उस साफ बगीचे के बीचों बीच वो विशाल लाल लाइट हाउस क्यों खड़ा था? उसका क्या मतलब है? लाइट हाउस कहानी का दूसरा सिद्धांत है जीवन का उद्देश्य, पर्पस इन लाइफ। इसका संदेश है जीवन का उद्देश्य एक उद्देश्यपूर्ण जीवन है। बिना लक्ष्य के जीवन बिना पतवार की नाव जैसा है। बिल्कुल। और ये सिर्फ अपने पैशन को फॉलो करने जैसी हल्की बात नहीं है। किताब इसे संस्कृत के शब्द धर्म से जोड़ती है। धर्म, इसका मतलब तो आमतौर पर मजहब से लगाया जाता है। हाँ, लेकिन यहाँ इसका मतलब ज्यादा गहरा है। धर्म का मतलब है जीवन का उद्देश्य या वो काम जिसके लिए आप पैदा हुए हैं। इसका मतलब है कि आपका उद्देश्य आपसे बड़ा होना चाहिए, कुछ ऐसा जो समाज में योगदान दे। सिर्फ पैसा कमाना या मशहूर होना एक लक्ष्य हो सकता है, लेकिन वो धर्म नहीं है। योगी रमन का तीरंदाजी का एक उदाहरण बहुत सटीक है। क्या वो कहते हैं आप उस लक्ष्य पर कभी निशाना नहीं लगा सकते जिसे आप देख ही नहीं सकते? सही बात है। तो कोई अपना धर्म या उद्देश्य कैसे खोजे, इसके लिए भी किताब में कोई तरीका बताया गया है? हाँ, इसके लिए एक 5 चरणीय तरीका है। पहला, अपने लक्ष्यों की एक साफ मानसिक तस्वीर बनाए। दूसरा, खुद पर थोड़ा सकारात्मक दबाव बनाए, जैसे अपने लक्ष्य के बारे में लोगों को बताकर। अच्छा, ताकि आप पीछे न हट सके। एकदम। तीसरा, हर लक्ष्य के साथ एक समय सीमा जोड़ें। चौथा, एक ड्रीम बुक बनाएं जिसमें आप अपने लक्ष्यों को लिखें और उनसे जुड़ी तस्वीरें लगाएं। और पांचवा, सबसे दिलचस्प है 21 का जादुई नियम, द मैजिक रूल ऑफ 21। ये 21 दिन का नियम, मैंने सुना है कि ये एक मिथ है कि कुछ आदतों को बनने में तो महीनों लग जाते हैं। ये एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, 21 दिन का नियम एक शुरुआती ढांचा है। ये वैज्ञानिक रूप से हर आदत के लिए पत्थर की लकीर नहीं है। कुछ मुश्किल आदतों को बनने में 60 या 90 दिन भी लग सकते हैं। तो फिर 21 दिन ही क्यों? इसका मूल विचार ये है कि किसी भी काम को लगातार करने से हमारे दिमाग में नए न्यूरल पाथवे बनते हैं। 21 दिन एक अच्छा शुरुआती लक्ष्य है जो किसी भी नई आदत को जड़ पकड़ने में मदद करता है। मुद्दा संख्या नहीं बल्कि निरंतरता है। समझ गई। तो हमारे पास एक साफ सुथरा मन का बगीचा है और उसमें उद्देश्य का एक लाइट हाउस भी है। अब आते हैं उस 9 फुट के सुमो पहलवान पर। वो किसका प्रतीक है? वो विशाल सुमो पहलवान तीसरे सिद्धांत का प्रतीक है, काइजन। काइजन। हाँ। ये एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है निरंतर और कभी न खत्म होने वाला सुधार। ये शब्द सिर्फ एक विचार नहीं है, ये एक पूरी जापानी मैनेजमेंट फिलॉसफी है जिसने टोयोटा जैसी कंपनियों को दुनिया में टॉप पर पहुंचाया। अच्छा। उनका मानना था कि हर दिन, हर प्रक्रिया में सिर्फ 1% सुधार करना बड़े और अचानक बदलावों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। किताब इसी औद्योगिक सिद्धांत को व्यक्तिगत जीवन पर लागू करती है। मतलब रोज खुद को थोड़ा बेहतर बनाना। बिल्कुल। सफलता बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। आत्मविजय ही जीवन पर विजय है। इसका मतलब है अपनी सीमाओं को लगातार चुनौती देना। किताब में जूलियन का एक अनुभव है। योगी रमन उसे उतने पुशअप्स करने को कहते हैं जितने वो कर सकता था। जूलियन 23 पर हांफते हुए रुक जाता है और कहता है बस अब नहीं होगा। हाँ, लेकिन योगी उसे 10 और करने के लिए कहते हैं, जो कि नामुमकिन लगता है। उसे भी यही लगा, लेकिन योगी के कहने पर उसने कोशिश की और वो 10 और पुशअप्स कर गया। वाह। सबक यह है कि हमारी सीमाएं अक्सर हमारी अपनी बनाई हुई होती हैं। हम सोचते हैं कि हम बस इतना ही कर सकते हैं, पर हमारी असली क्षमता उससे कहीं ज्यादा होती है। जब आप अपने आराम के दायरे से बाहर निकलते हैं, तभी आप अपनी असली क्षमता को खोज पाते हैं। चलिए अब कहानी के अगले हिस्से पर आते हैं। सुमो पहलवान ने वो अजीब सी गुलाबी तार की केबल क्यों पहनी हुई थी? गुलाबी केबल चौथे सिद्धांत का प्रतीक है, अनुशासन और इच्छा शक्ति, डिसिप्लिन एंड विल पावर। अच्छा। जैसे स्टील के पतले पतले तार मिलकर एक मजबूत केबल बनाते हैं जो हजारों किलो वजन उठा सकती है, वैसे ही अनुशासन के छोटे छोटे काम मिलकर एक मजबूत चरित्र और जबरदस्त इच्छा शक्ति का निर्माण करते हैं। तो इसका मतलब है कि एक बड़ा अनुशासित काम करने के बजाय रोज छोटे छोटे अनुशासित काम करना ज्यादा असरदार है। एकदम सही। हर रोज सुबह तय समय पर उठना, भले ही मन ना कर रहा हो, हर रोज 15 मिनट पढ़ना, ये छोटे छोटे काम आपकी इच्छा शक्ति की मांसपेशियों को मजबूत करते हैं। किताब कहती है कि इच्छा शक्ति के बिना आप अपने सपनों को हकीकत में नहीं बदल सकते। और फिर सोमो पहलवान को एक सुनहरी स्टॉप वॉच मिलती है जिसे उठाते ही वो बेहोश हो जाता है।
ये तो समय का प्रतीक लगता है। हाँ, स्टॉपवॉच 5वां सिद्धांत है, समय का सम्मान, रिस्पेक्ट योर टाइम। ये हमें याद दिलाती है कि समय हमारी सबसे कीमती संपत्ति है और ये सीमित है। हम सबके पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं। बिल्कुल, सफल लोग अपने समय के मालिक होते हैं, जबकि असफल लोग समय को अपना मालिक बनने देते हैं। इसका मतलब है ना कहना सीखना, अपनी प्राथमिकताएं तय करना और अपना समय उन कामों में लगाना जो आपके लक्ष्यों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मुझे लगता है आज के डिस्ट्रैक्शन भरे दौर में ये सिद्धांत सबसे ज्यादा जरूरी है। सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स, हमारा समय कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। इसीलिए किताब में प्राचीन नियम की बात की गई है, ऐसे जियो जैसे आज तुम्हारा आखिरी दिन है। जब आप इस मानसिकता के साथ जीते हैं तो आप फालतू चीजों पर अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं, आप हर पल को पूरी तरह से जीते हैं। ठीक है, तो अब तक 5 सिद्धांत हो गए। मन को साधो, उद्देश्य खोजो, निरंतर सुधार करो, अनुशासित रहो और समय का सम्मान करो। अब आते हैं गुलाब पर। सुमो पहलवान गुलाब की खुशबू से होश में आता है। गुलाब छठा सिद्धांत है, निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा, सेल्फलेस सर्विस। ये एक पुरानी चीनी कहावत पर आधारित है। क्या है वो कहावत? जो हाथ गुलाब देता है उसमें थोड़ी खुशबू रही जाती है। इसका मतलब है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं, उनके जीवन में कुछ अच्छा करते हैं, तो हमारा अपना जीवन भी बेहतर और सुगंधित हो जाता है। ये तो बहुत आदर्शवादी बात लगती है। मतलब अपनी समस्याओं को छोड़कर दूसरों की मदद कौन करता है? लेकिन इसमें भी एक गहरा मनोविज्ञान है। जब हम सिर्फ अपनी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वो और बड़ी लगने लगती हैं। सही बात है। लेकिन जब हम किसी और की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमें अपनी समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। दूसरों की सेवा करने से हमें एक उद्देश्य और जुड़ाव का एहसास होता है जो किसी भी दौलत से बढ़कर है। और अब आखिरी और सबसे काव्यात्मक प्रतीक, हीरों से भरा रास्ता, द पाथ ऑफ डायमंड्स। ये 7वां और शायद सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, वर्तमान में जीना, एम्ब्रेस द प्रेजेंट। मतलब आज में जीना? हाँ, खुशी कोई मंजिल नहीं है जिसे भविष्य में पाया जाएगा। ये एक सफर है और इस सफर के हर पल का आनंद लेना ही खुशी है। हम अक्सर भविष्य की चिंता में या अतीत के पछतावे में इतने डूबे रहते हैं कि हम आज को जीना भूल जाते हैं। लेकिन अगर कोई हमेशा वर्तमान में ही जिएगा तो क्या वो भविष्य के लिए योजना बनाना नहीं छोड़ देगा? इसमें संतुलन कैसे बनाया जाए? बहुत जरूरी सवाल है। वर्तमान में जीने का मतलब ये नहीं है कि आप भविष्य की योजना ना बनाएं। इसका मतलब ये है कि आप उस योजना को पूरा करने की प्रक्रिया का भी आनंद लें। अच्छा, बच्चे के बड़े होने का इंतजार करने के बजाय उसके बचपन के हर पल का मजा लें। मंजिल तक पहुंचने की जल्दी में रास्ते के खूबसूरत नज़ारों को नज़रअंदाज न करें। जीवन के छोटे छोटे पल, सुबह की चाय, दोस्तों से बातचीत, किसी अच्छी किताब को पढ़ना, यही वो हीरे हैं जो हमारे रास्ते पर बिखरे पड़े हैं। हमें बस उन्हें देखने की नज़र चाहिए। तो एक सफल वकील की दिल दहला देने वाली घटना से लेकर हिमालय के संतों की इस अजीब कहानी तक, ये सब हमें एक ही दिशा में ले जाता है, एक संतुलित, उद्देश्यपूर्ण और आनंदमय जीवन। बिल्कुल। ये सिर्फ पैसा या सफलता के बारे में नहीं है, बल्कि आत्मविजय के बारे में। और इसे समेटने के लिए किताब में एक और छोटी लेकिन बहुत गहरी कहानी है। कौन सी? एक पिता अपने छोटे बेटे को उलझाए रखने के लिए दुनिया के नक्शे की एक तस्वीर को कई टुकड़ों में फाड़ देता है और उसे जोड़ने को कहता है। उसे लगता है कि इसमें घंटों लगेंगे, लेकिन बेटा कुछ ही मिनटों में उससे जोड़कर ले आता है। हाँ, पिता हैरान रह जाता है और पूछता है कि उसने ये कैसे किया। बेटा जवाब देता है, क्या? यह बहुत आसान था। नक्शे के दूसरी तरफ एक इंसान की तस्वीर थी। मैंने बस उस इंसान को सही कर दिया और दुनिया अपने आप सही हो गई। वाह, ये बहुत शक्तिशाली है। मतलब अपनी बाहरी दुनिया को, अपने काम, अपने रिश्ते, अपनी सेहत, इन सबको ठीक करने के लिए हमें पहले अपनी अंदरूनी दुनिया को ठीक करना होगा। ठीक यही मतलब है। तो आज हमारे सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक विचार ये है, हम सब अपनी दुनिया को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन उस नक्शे के पीछे वाले इंसान की तस्वीर में कौन सा ऐसा एक टुकड़ा है जो सबसे ज्यादा बिखरा हुआ है? क्या वो मन का बगीचा है, या उद्देश्य का लाइट हाउस, या समय की स्टॉपवॉच? उस एक टुकड़े को जोड़ने की शुरुआत कहाँ से की जा सकती है?